चाची जिसे बचपन से ही नीचा दिखाती हुई आई थी, उसने एक दिन उसके बेटे की शादी में कुछ ऐसा कर दिया कि जिसे देखने के बाद चाची रो रो कर पैर पकड़कर उससे माफी मांगने लगी। इसके बाद यहाँ पर जब उसकी विदाई होती है, वो लड़की शादी से वापस लौटती है, तो उसी दौरान यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि जो लोग भी उस शादी के अंदर आए थे या फिर उनके अड़ोस पड़ोस वाले थे, वो सभी यह कुछ देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। क्या हुआ था ऐसा विदाई के टाइम पर और क्या किया था उसने ऐसा जिसकी वजह से वो चाची जो बचपन से उससे नफरत किया करती थी, वह उससे रो रो कर माफी मांगने लगी। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और एक उनका इकलौता लड़का है। उस घर के अंदर एक लड़की भी रहा करती है, जिस लड़की का नाम होता है सीमा। सीमा जो कि यहाँ पर इनके भाई की बेटी है और इनके भैया और भाभी बचपन में इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और उसके बाद से सीमा को ये लोग ही पाला करते हैं। यानी कि सीमा अपने चाचा चाची के पास रहा करती है। उसे बार बार अपने माता पिता की याद तो आया करती, लेकिन यहाँ पर उसका जो चाचा होता है वो उसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता है और उसे कभी भी अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं होने देता। यानी कि जो चाचा है वो अच्छी तरह से अपने भाई की लड़की की देखरेख किया करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो सीमा की चाची होती है वो उससे बहुत ज्यादा नफरत किया करती है और समय के साथ साथ नफरत बढ़ती रहती है। जैसी सीमा बड़ी होती है तो उसके बाद यहाँ पर जो चाची होती है अब तक घर के अंदर उसकी चलने लगती है, क्योंकि उनका बेटा भी बड़ा होने लगा है और अब जो चाचा होता है उसकी कमांड घर के ऊपर से छूट गई है। क्योंकि उस टाइम पर तो जो चाचा था वह अच्छी तरह से कमाया करता था और जैसा वो घर में कह दिया करता वैसा ही हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे चाचा बुढ़ापे की ओर जाता है, क्योंकि इनका जो बेटा है जिसका नाम रवि है, यह उनकी बुढ़ापे की औलाद है। तो रवि जो होता है वह बुढ़ापे की औलाद था और इसी वजह से जब चाचा बूढ़ा होने लगता है तो उसके बाद घर में जो माँ होती है वह अपने बेटे को अपने अंकस में रखा करती है और इसी तरह से घर के अंदर अपना शासन और साम्राज्य स्थापित कर लेती है। और इन सभी चीजों के चलते वह सीमा को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है। हालांकि जो चाचा होता है वह कभी कभी उसकी ओर ले लिया करता, लेकिन यहाँ पर अब उसका इतना बस की नहीं है और इसी वजह से वह चुपचाप ही रह जाता है, अपनी बेटी को समझा दिया करता है। इसके बाद यहाँ पर जो सीमा होती है वह अपने चाचा की तरफ देखती है और उसे पता है कि उसके चाचा ने उसे कितने कष्टों से पाल पोस कर बड़ा किया है। यहाँ पर सीमा की पढ़ाई लिखाई भी ज्यादा अच्छी नहीं हुई है और यहाँ पर जैसे वो शादी की होती है तो उसके बाद जो सीमा की चाची होती है वो सोचती है कि किसी गरीब से लड़के से इसकी शादी करा देती हूँ, क्योंकि बचपन से ही वो उसका कंपटीशन अपनी बहन की लड़की से कराया करती थी, जो कि अपने माता पिता के साथ अच्छी तरह से रहा करती थी और उसके लिए पढ़ाई लिखाई से लेकर खाने पीने तक से लेकर पहनने ओढ़ने तक किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसी वजह से जो चाची होती है वह चाहती है कि इसकी शादी किसी गरीब घर में हो, ताकि ये मेरी बहन की लड़की से आगे ना निकल सके। इसीलिए वह उसके लिए गरीब सा लड़का ढूंढती है और लड़का उसे ढूंढने से मिल भी जाता है। लड़के का नाम प्रदीप होता है और प्रदीप का भी इस दुनिया में कोई भी नहीं होता और वह भी अकेला ही अपने जीवन को व्यतीत किया करता है। मेहनत मजदूरी किया करता, साथ में थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई किया करता और इसी तरह से अपने जीवन को जी रहा था। अब यहाँ पर सीमा की जो चाची होती है वो उस लड़के को सीमा के लिए पसंद कर लेती है और जैसे ही वो अपने पति से इस बारे में बात करती है तो एकदम से पति मना करने लगता है, कहता है कि नहीं, उस लड़के से शादी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब चाची के घर के अंदर चला करती थी तो इसी वजह से वह अपने पति को चुप करा देती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि इसकी शादी अगर हम अच्छे घर में कराएंगे तो हमें ढेर सारा दहेज देना पड़ेगा और इतने रुपए पैसे हमारे पास नहीं है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो चाचा होता है वो कहने लगता है कि वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन बिटिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन तभी जो चाची होती है वो कहने लगती है कि नहीं, बर्बाद नहीं होगी और इसी घर में उसकी शादी होगी। इस बात को वो फाइनल कर देती है और ये फाइनल फैसला चाचा को भी मानना पड़ता है। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद दोनों बच्चों की शादी तय करा दी जाती है। अब सीमा को भी ये बात महसूस हो गई थी कि लड़का गरीब घर से बिलोंग किया करता है, लेकिन जब वह उसे देखने के लिए आया था तो यहाँ पर उन दोनों ने एक दूसरे से बात की थी और इन्हीं बातों के दौरान सीमा समझ गई थी कि इससे अच्छा जीवन साथी मुझे नहीं मिल सकता, क्योंकि वह काफी ज्यादा सुलझा हुआ इंसान था। और उसने सीमा से कहा था कि देखो, वैसे तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी तक मेरा परिवार भी नहीं है। जब मेरा परिवार हो जाएगा तो उसके बाद मैं मेहनत करूंगा और मेहनत करके हर वो चीज तुम्हें लाकर दे सकता हूं जिसकी तुम इच्छा रखा करती हो। इसके बाद सीमा ने भी हामी भर ली थी और सभी लोगों की सहमति से उन दोनों की धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ शादी हो जाती है। अब तक सीमा ने बहुत सारे दुख सहे हैं अपनी चाची के हाथों, क्योंकि चाची समय समय पर उसे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा करती है और घर का सारा काम भी उसी से करवाया करती है। लेकिन जैसे उसकी शादी होने के बाद वह प्रदीप के घर में जाती है तो प्रदीप उसे अच्छी तरह से लाड दुलार करता है और घर के
अंदर रखने लगता है। हालांकि घर के नाम पर वह केवल एक मकान था जिसमें सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा था, लेकिन सीमा जैसी उस मकान के अंदर जाती है तो उसे सबसे पहले घर बनाती है, प्यार से सहेजती है और जो छोटे छोटे आइटम उसने शादी से पहले अपनी ससुराल के लिए बनाकर रखे थे उन सभी को लाकर उस घर को डेकोरेट करती है। यहाँ पर सीमा को ज्यादा कुछ तो दहेज में नहीं मिला था, नॉर्मल सी चीजें थी, लेकिन उन्हीं चीजों से सीमा बड़ी खुश थी और अपने घर के अंदर अपने पति के साथ रहने लगती है। पति उसी काम को करता रहता है, मेहनत मजदूरी भी किया करता है और साथ में अपनी पढ़ाई लिखाई को भी जारी कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर सीमा का पहला रक्षाबंधन आ जाता है। अब पति के पास अपना कोई वाहन नहीं था, लेकिन जब पत्नी रक्षाबंधन पर मायके जाने के लिए बोलने लगती है तो उसके बाद वह एक अपने दोस्त की बाइक मांगता है जो कि काफी ज्यादा पुरानी तो थी, लेकिन वो उसका ये काम चला देती। इसी वजह से यहाँ पर जो प्रदीप होता है वो बाइक लेकर घर आता है और कहता है कि चलो इस बार हम इस बाइक से चलेंगे और कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मुझसे ले लेना और मैं तुम्हें तुम्हारे भाई को राखी बंधवा कर लाऊंगा। ऐसा कहकर वो बड़ा ही खुश होकर अपनी पत्नी को लेकर चलने लगता है और यहाँ पर सीमा भी बड़ी खुश होती है क्योंकि शादी के बाद का वो उसका पहला रक्षाबंधन है। इसके बाद रक्षाबंधन पर जैसे वो अपनी चाची के घर पहुंचती है तो वहां पर जाने के बाद चाची, चाचा और उनका चाची का जो लड़का था वह भी वहीं हॉल के अंदर बैठा हुआ था और जैसे यहाँ पर चाचा लड़की को देखता है सीमा को तो एकदम से खुश हो जाता है, लेकिन चाची के माथे पर काफी ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। फिलहाल वो कुछ भी नहीं कहती है, सब कुछ नॉर्मल दिखाने के लिए वह उन दोनों को वहां पर बैठा लेती है और बैठाने के बाद फॉर्मेलिटी के लिए चाय पानी भी पूछने लगती है। वो लोग मना करते हैं लेकिन फिर भी वो चाय बनाकर उनके लिए ले आती है। अब जब शादी के बाद पहले रक्षाबंधन पर बहन घर आए तो उसका आदर किस तरह से करना चाहिए, और जबकि उसका पति भी उसके साथ था, लेकिन यहाँ पर जो चाची होती है वो नॉर्मल से तरीके से उनका स्वागत करती है और उसके बाद हीन दृष्टि से उसकी तरफ देखकर उससे कहने लगती है कि ठीक है तुम ऐसा करो, तुम राखी बांधो और थोड़ी देर में मेरी बहन की लड़की प्रीति भी आने वाली है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सीमा होती है उसे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती कि कौन आ रहा राखी बांधने के लिए, और उसने तो बचपन से ही अपने चाचा के लड़के को अपना भाई समझा था और वह उसे राखी बांधने के लिए थाली तैयार करके ले आती है और उसे राखी बांध देती है। अब इतनी देर में वहां पर प्रीति भी आ गई थी, लेकिन जैसे प्रीति आती है तो उसे देखकर यहाँ पर चाची एकदम से खुश हो जाती है और भागकर जाकर उसे गले लगाकर उसका अच्छे से स्वागत करती है। यह बात देखकर जो सीमा थी वह तो इन सब चीजों से पहले ही वाकिफ थी, लेकिन जो सीमा का पति प्रदीप था उन्हें इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था और वह ये सब कुछ देखकर उसे बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप रहता है और सभी चीजों को देखने लगता है। अब जैसे ही यहाँ पर सीमा ने राखी बांधी थी तो उसके बाद यहाँ पर जो सीमा होती है उसे उसकी चाची 100 रुपए देती है और कहती है कि ये लो बेटी। सीमा उन्हें अपने माथे से लगाती है और चुपचाप अपने पास रख लेती है, लेकिन वहीं पर जो प्रीति होती है उसकी बहन की लड़की, वह जब उस लड़के रवि को राखी बांधती है तो उसके बाद वह अपने पास से 500 रुपए निकालती है और उसे देती है। इन बातों को देखने के बाद यहाँ पर प्रदीप को बड़ा ही बुरा लगता है, लेकिन सीमा को इन सभी बातों की आदत थी क्योंकि बचपन से ही उसके साथ ऐसा हो रहा था। यहाँ पर जो चाची होती है वो सीमा के कपड़ों में और प्रीति के कपड़ों में तुलना करती है क्योंकि उसकी भी शादी हो रखी है और उसका पति भी साथ में आया है। कुछ बातें वो ऐसी कह देती है जिन्हें सुनने के बाद प्रदीप से नहीं रहा जाता और वह अपनी पत्नी सीमा से कहता है कि ठीक है तुम यहाँ पर अच्छी तरह से बातचीत कर लो और मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ बाइक के पास, क्योंकि मुझे कुछ काम है और वहां पर भी मुझे जाना है। ऐसा कहकर प्रदीप वहां से निकल जाता है और जब वो निकल रहा था तो चाचा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कह देता है कि कोई बात नहीं, मैं थोड़े से काम करके वापस यहीं पर आ रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो सीमा होती है जैसे तैसे करके उस रक्षाबंधन को मनाती है और काफी ज्यादा लज्जित महसूस करती है क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि उसका पति इन सभी बातों को सुनने के बाद यहाँ से बाहर गया है। उसके बाद जो सीमा होती है वह जब यहाँ से जाने लगती है तो उसका पति उसे बाहर ही मिलता है और वह अपने चाचा चाची से विदा लेकर उसके साथ बाइक पर बैठ जाती है। लेकिन यहाँ पर जैसे वो बाइक पर बैठती है तो पति उसे लेकर चलने तो लगता है, लेकिन घर से थोड़ी दूर जाकर एकदम से बाइक रोकता है और रोकने के बाद कहने लगता है कि सीमा, आज पहली बार मैं तुम्हारे मायके में आया हूं और इसके बाद मैं कभी भी इस मायके में नहीं आऊंगा। अगर तुम्हें आना है तो तुम आ जाना, क्योंकि यहाँ पर तो अमीर और गरीब का भेदभाव हुआ करता है। इसके बाद जो सीमा होती है वो अब तक जैसे तैसे करके अपने आंखों के आंसू को रोकती हुई बैठी है, वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और प्रदीप एकदम से रुककर उसे चुप कराता है, कहता है कि क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों कर रही हो। तो उसके बाद जो सीमा होती है शादी के पहले की वो सारी बातें उसे बता देती है कि किस तरह से उसके साथ भेदभाव हुआ करता था। कभी भी चाची
की बहन की लड़की वहां पर आया करती तो वह उसे अच्छा खाने के लिए दिया करती, जबकि मुझे अच्छा खाने के लिए नहीं दिया करती। लेकिन फिर भी मेरे चाचा बड़े ही अच्छे हैं और उन चाचा की वजह से मैं इन सभी बातों को सहन करती हुई चुपचाप उसी घर के अंदर रहा करती, क्योंकि चाचा मुझे पिता का प्यार दिया करते थे। इन सभी बातों को सुनने के बाद प्रदीप की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और उसके बाद वो कहता कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम बैठो और हम लोग घर चलते हैं। इसके बाद सीमा और प्रदीप घर तो चले जाते हैं, लेकिन प्रदीप के दिमाग में एक बहुत ही गहन उलझन है और उसी को सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान होता है। जैसे धीरे धीरे शाम होती है और शाम के समय प्रदीप और सीमा अपने बिस्तर पर आराम करने लगते हैं, तो उसी दौरान यहां पर जो प्रदीप होता है वह सीमा से कहने लगता है कि सीमा देखो जो हो गया ठीक है और तुम अपने चाचा से प्यार किया करती हो, यह भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं तुमसे एक बात कह रहा हूं कि मैं जब तक अच्छी तरह से कामयाब नहीं हो जाऊंगा और मेरे पास अच्छा खासा पैसा नहीं हो जाएगा, उससे पहले मैं बिल्कुल भी वहां पर नहीं जाऊंगा। और अगर कोई फंक्शन हो या कोई भी काम हो तो तुम अकेली चल जाया करना, मुझसे इस बात के लिए कभी भी जिद मत करना। सीमा इस बात को सुनकर अपनी आंखों में आंसू ले आती है, लेकिन फिर कहती है कि ठीक है जी, अगर आप ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही होगा और कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद जो प्रदीप होता है वह अगले दिन भी इसी बात के बारे में सोचता है और सोचता सोचता फैसला करता है कि बहुत हो गया, मेरी पत्नी गरीबों की तरह नहीं रहेगी और उसे भी अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार है और अच्छी गाड़ी में अपने मायके जाने का अधिकार है। तो यहां पर जो प्रदीप होता है वह एक फैसला करता है कि वह विदेश जाएगा और विदेश जाकर अच्छे पैसे कमाएगा। यहां पर प्रदीप की एक मौसी होती है जिसने बचपन से उसे सहारा दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है और वह अपने घर में रहा करती है। तो प्रदीप दूसरे दिन जाकर अपनी मौसी से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मौसी मैं तो विदेश जा रहा हूं और तुम्हें पीछे से मेरी पत्नी का ख्याल रखना होगा और वो जिस भी चीज के लिए कहे उस चीज को उसे लाकर देना होगा। तो मौसी भी तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे वो अपनी पत्नी सीमा से ये बात कहता है कि मैं 3 साल के लिए विदेश जा रहा हूं, तो उसके बाद वह मना करने लगती है। लेकिन तभी प्रदीप कहता है कि देखो सीमा, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता और मुझसे तुम्हारी आंखों के आंसू नहीं देखे जाते। तुम्हें नीचा दिखाने का अब तो कारण यही है कि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं गरीबों की तरह जाया करता हूं, लेकिन हमारे पास अपनी गाड़ी होगी, ढेर सारा रुपया पैसा होगा और उन सभी पैसों से मैं तुम्हारे मायके में तुम्हें नीचा नहीं देखने दूंगा। इस बात को सुनकर पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह झट से प्रदीप के गले लग जाती है। इसके बाद जो प्रदीप होता है अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवाता है और वहां से विदेश चला जाता है पैसे कमाने के लिए। अब प्रदीप पढ़ा लिखा भी था और अच्छी खासी सैलरी उसे वहां पर मिलती है और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट वो साइन कर गया था। 3 साल तक जो प्रदीप होता है वह वहीं पर रहकर कमाता है और यहां पर वह उससे फोन से लगातार बात करता रहता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद सीमा के मायके में फिर से एक फंक्शन होता है और उस फंक्शन के लिए सीमा को उसके पति के साथ बुलाया जाता है, लेकिन यहां पर सीमा कह देती है कि मेरे पति तो विदेश गए हैं पैसा कमाने के लिए और वो नहीं आने वाले। अब इसके बाद वो कह देते कि ठीक है तुम आ जाना, क्योंकि तुम आओगे तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। इसके बाद सीमा वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर जाने के बाद भी उसकी इन बातों का मजाक उड़ाया जाता है जो उसके पति ने उससे कहा था कि मैं पैसे कमा कर लौटूंगा और हम लोग अपनी गाड़ी से ही तुम्हारे मायके चलेंगे। इन सभी बातों को सुनने के बाद चाची मजाक बनाती है और साथ में उसकी चाची की जो बहन की लड़की होती है वह भी उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाती है। इन बातों को सुनने के बाद सीमा को समझ में आ जाता है कि जब तक चमत्कार नहीं होगा, जब तक ये लोग नमस्कार नहीं करेंगे, और इसके बाद वह चुपचाप रहने लगती है। वह उस घर के अंदर आराम से जाती है, कोई भी फंक्शन हुआ करता उसे अटेंड किया करती है और वहां से वापस लौट जाया करती है। धीरे धीरे उसके पति को विदेश जाए हुए 3 साल भी कंप्लीट होने वाले थे और उससे पहले ही यहां पर जो सीमा के चाचा का लड़का होता है उसकी शादी तय करा दी जाती है घर के अंदर, और वहां पर शादी के अंदर उसके चाचा के लड़के को ढेर सारा दहेज मिलना था। अब शादी का निमंत्रण सीमा पर भी आता है और कहा जाता है कि तुम अपने पति के साथ आना, और अब तक उसका पति भी वापस ही लौटने वाला था 1-2 दिन में। तो उसके बाद वो कहती है कि ठीक है मैं जरूर अपने पति के साथ आऊंगी और कोई भी परेशानी नहीं है। जैसे ही प्रदीप वहां से वापस लौटता है तो उसके बाद जो सीमा होती है उससे कहती है कि देखो अब तुम वापस भी लौट गए हो और तुमने पैसा भी कमा लिया है, तो हम लोग अब शादी में चलेंगे, क्योंकि मेरे चाचा के लड़के की शादी है और वहां पर अच्छी तरह से शादी को एंजॉय करेंगे और अच्छी तरह से वापस लौटेंगे। लेकिन तभी यहां पर जो प्रदीप होता है वह मना कर देता है, कहता है कि नहीं सीमा, मैं इस शादी में नहीं चल सकता, क्योंकि मैंने उस दिन ही कसम खा ली थी कि जिस दिन मेरे पास अपनी गाड़ी होगी उसी दिन मैं उस घर के अंदर कदम रखूंगा, और अभी मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो यहां पर वह सीमा कहने लगती है कि फिर तुम ऐसा करो गाड़ी खरीद ले आओ। लेकिन तभी यहां पर प्रदीप कहता है कि ऐसी हरी गरी गाड़ी मुझे नहीं खरीदनी है, जो गाड़ी मैंने खरीदने का सोचा है उसके लिए मैंने विदेश से बुकिंग कर दी थी, लेकिन अभी उसको आने में 2 दिन और बाकी हैं। अब 2 दिन में यहां पर जो चाचा का लड़का था उसकी शादी कंप्लीट हो जानी थी। तो सीमा कहने लगती है कि कोई बात नहीं, 2 दिन बाद गाड़ी आ जाएगी, उसके बाद गाड़ी को वहीं पर मंगा लेना और वहीं से उस गाड़ी में बैठकर आ जाना। लेकिन प्रदीप मना कर देता है, कहता है कि नहीं, तुम ही शादी में जाओ और मैं तो बाद में तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा और उसी समय गाड़ी से ही वहां पर पहुंचूंगा। अब इस बात को सुनकर जो सीमा होती है वह भी प्रदीप की भावनाओं को समझती है, क्योंकि उस दिन उन दोनों को बड़ा ही दुख हुआ था। लेकिन फिर भी जो सीमा होती है वह अच्छे से कपड़े पहनती है, क्योंकि उसका पति ने उसे ढेर सारे कपड़े दिला दिए हैं,
वो भी काफी काफी महंगे महंगे, यहाँ तक कि विदेश से भी 2-4 ड्रेस वो उसके लिए लेकर आया है। और उन सभी कपड़ों को लेकर जब सीमा वहां पर जाती है तो वहां पर जाने के बाद जब उसकी चाची उसका बैग देखती है, उसके कपड़े देखती है, तो एकदम से हैरान तो होती है, लेकिन फिर भी वह इन कपड़ों को ओल्ड मॉडल कहकर उसे हंसी का पात्र बना देती है। लेकिन फिलहाल इन बातों से सीमा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सीमा होती है उसे पता है कि उनके पास ढेर सारा रुपया पैसा है और वो कैसे भी करके इन लोगों से अब अपने पैसे का बखान नहीं करना चाहती। शादी के अंदर खुशियों का माहौल था। शादी से एक दिन पहले सभी लोग यहां पर आ गए थे और दूसरे दिन बारात जाने वाली थी। लेकिन उसी दौरान जैसे ही दूसरे दिन बारात जाने वाली थी तो शाम के समय लड़की वालों का फोन आता है और वो एकदम से इस रिश्ते से मना कर देते हैं। अब इस बात को सुनकर पूरा परिवार एकदम से सदमे में आ जाता है। जो यहां पर सीमा की साची होती है वह अब तक बड़ी खुश प्रतीत हो रही थी, उसके भी चेहरे पर उदासी छा गई थी और वह पूछने लगती है कि ऐसा क्या हुआ, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि हमें इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी और हमें उस घर में शादी करनी ही नहीं है। अब इस बात को सुनकर यहां पर पूरे परिवार का जो खुशियों का माहौल था वह मातम में तब्दील हो जाता है और अड़ोस पड़ोस वाले भी इस बारे में बात बनाने लगते हैं कि कोई ना कोई तो कमी है लड़के के अंदर जिस वजह से इसकी शादी नहीं हो रही। अब यह बात जब सीमा को पता चलती है तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है और वह अपने चाचा के पास जाकर उससे बात करने लगती है और पूछती है कि चाचा क्या हुआ, किस वजह से ऐसा हो गया। तो यहां पर जो चाचा होते हैं वो कहने लगते हैं बेटी मुझे नहीं पता कि क्या हुआ और क्या परेशानी है, लेकिन उन लोगों ने एकदम से मना कर दिया और ऐसा भी भला कौन किया करता है। तो यहां पर जो सीमा होती है वो कहने लगती है कि चाचा इस तरह से नहीं हो सकता, अगर उन्होंने इस टाइम पर शादी तोड़ दी तो उसके बाद भाई की शादी होना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा और यह बात हमारे भाई के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप ऐसा करो उनके पास फोन मिलाओ और मुझे उनसे बात कराओ, मैं भी तो पूछूं क्या बात है ऐसी जो वो ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद यहां पर सीमा का चाचा उनके पास फोन मिला देता है और यहां पर सीमा उनसे बात करने लगती है। यहां पर लड़की का भाई बात कर रहा था जो कि उससे काफी बड़ा था और उसी के फैसले से इस शादी को रोका गया था। तो सीमा बताती है कि मैं लड़के की बहन हूं और आप ये बताओ कि आपने ऐसा क्यों कर दिया। तो उसके बाद लड़की का भाई कहने लगता है कि देखो आपकी जो चाची है ना उसने पूरे मोहल्ले में दहेज के सामान को लेकर ढिंडोरा पीट दिया है और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप लोग लालची हो और लालची लोगों के यहां पर बेटी ब्याहने से तो अच्छा है हम लोग ऐसे ही रह जाएं। अब इस बात को सुनकर सीमा को बड़ी हैरानी होती है और उसके बाद वो कहती है कि देखिए ऐसा मत कीजिए, दोनों परिवारों की बेइज्जती हो जाएगी। आप ऐसा कीजिए अपने पिता और अपनी मां को लेकर एक बार यहां पर आ जाइए और हम लोग आपसे बैठकर बातें करना चाहते हैं। अब इस बात को सुनकर वह लड़का भी तैयार हो जाता है और यहां पर सीमा भी उनसे ये बात कहने के बाद अपने चाचा और चाची को इकट्ठा करती है और इकट्ठा करने के बाद उन्हें समस्या के बारे में बताती है। अब जब तक वो लोग यहां से वापस लौटते हैं तो तब तक सीमा ने इसका हल ढूंढ लिया था और जैसे वो लोग वहां से वापस लौटते हैं तो वापस लौटने के बाद वह उनसे जब बातचीत करते हैं तो वह कहने लगते हैं देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है, यहां पर यह बात मेरी चाची ने कि मेरे भाई को कितना मिलना है वो सब खुशी खुशी में कह दी थी, लेकिन इसका यह मतलब कतई भी नहीं है कि हम लोग लालची हैं। अगर आपको हम लोग लालची लगते हैं जो आपने दहेज बताया है उस दहेज में से एक सामान भी हमको नहीं चाहिए और इस बात के लिए चाचा और चाची दोनों एग्री हैं। इस बात को सुनते ही यहां पर जो लड़की के परिवार वाले होते हैं वह उन दोनों की तरफ देखते हैं और वो लोग भी हाँ में सर हिलाते हैं और कहते हैं कि इस शादी को करा दीजिए, भले ही आप बिल्कुल भी दहेज मत दीजिए, लेकिन हमारी इज्जत बेइज्जती का सवाल है और बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। इस बात को सुनने के बाद यहां पर जो लड़की वाले होते हैं वह समझ जाते हैं कि लड़के वाले बिल्कुल भी दहेज की लालची नहीं है और ये तो खुशी खुशी में उसने वो बात उससे कह दी थी और इसके बाद वह हामी भरते हैं, कहते हैं कि ठीक है कल आप लोग बारात लेकर आ जाना, वैसे भी सब चीज मौजूद है, कोई भी दिक्कत नहीं है और हम लोग शादी वहीं पर कर देंगे। इसके बाद यहां पर दूसरे दिन वो बारात जाती है, हंसी खुशी वो शादी संपन्न हो जाती है और शादी संपन्न होने के बाद जो लड़का होता है वह दुल्हन को लेकर वहां से वापस आ जाता है। लेकिन इस शादी को होने के बाद यहां पर जो चाची होती है उसकी निगाहों में सीमा की जो इज्जत होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अब जैसे ही शादी के समय में उसकी एक सहेली पहले उसकी बुराइयों को सुनकर मुस्कुराया करती थी और खूब सारी खिल्ली उड़ाया करती थी, वह कहने लगती है कि तू सही कह रही है, इसके तो ओल्ड मॉडल कपड़े हैं और देख इसे बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि किस तरह से अमीरों के बीच में रहा करते हैं। तो एकदम से यहाँ पर सीमा की जो चाची होती है वह एक जोरदार चाटा अपनी सहेली को रख देती है और कहने लगती है कि बेटी है वो मेरे घर की। अब ये तमाचा जब उसको रखा गया था तो सभी लोग इस बात पर फोकस करने लगते हैं और जब पता चलता है कि सीमा की चाची ने अपनी बेटी सीमा की बुराई करने के लिए इसे तमाचा मारा है तो उसके बाद सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर रिश्तेदारों को पता था कि ये सीमा से कटा करती है। यहां पर सीमा को भी अंदर ही अंदर गर्व महसूस होता है कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम आज तो मेरी चाची मेरी ढाल बनकर मेरे सामने खड़ी हो गई। इसके बाद शादी संपन्न हो जाती है और शादी संपन्न होने के बाद जब सीमा की विदाई का समय आता है तो उसी समय जो सीमा का पति होता है वो एक बहुत ही महंगी और लग्जरी कार लेकर उस दरवाजे पर आता है और यहां पर जितने भी रिश्तेदार उस घर के अंदर टिके हुए थे वो सभी उस गाड़ी के हॉर्न को सुनकर ही बाहर निकल आते हैं, क्योंकि वो आवाज इस तरह की थी कि ऐसी आवाज इस गांव के अंदर किसी ने भी नहीं सुनी थी। अब जैसे वो उस गाड़ी को देखते हैं तो देखते ही पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं
हैं और जब उससे सीमा का पति निकलता है तो एकदम से सभी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब जैसे सीमा यहां से विदा होने लगती है तो उसके बाद जो चाची होती है वो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाती और एकदम से सीमा के पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि बेटी मैंने बहुत गलत किया और मैं तो माफ करने लायक तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी अगर तू मुझे माफ कर देगी तो आगे की जिंदगी मैं चैन से जी सकती हूं। सीमा को इन सभी बातों को सुनने के बाद आंखों में आंसू आ गए थे और वह एकदम से अपनी चाची को गले लगाती है और कहती है कि चाची भले ही आपने मेरे साथ कुछ भी किया था, लेकिन खाना तो आप ही मुझे बनाकर दिया करती थी और वैसे भी जितना कम प्यार आप मुझसे किया करती थी उससे कहीं ज्यादा प्यार चाचा मुझसे कर दिया करता था और उसी से सब कुछ बैलेंस हो गया और आप कैसी भी परेशानी मत लो। हम लोग अपनी जिंदगी को आराम से जी रहे हैं और कभी भी आपको मुसीबत में जरूरत हो तो हमें बता देना, क्योंकि यहां पर सीमा ने उसके लड़के की शादी बचा दी थी, वरना उनकी चारों तरफ बदनामी हो जाती और खुशी का माहौल मातम में तब्दील हो जाता। इसके बाद सभी लोग हंसी खुशी सीमा को विदा करते हैं और यहां पर जो सीमा का पति प्रदीप होता है उसने जो पैसे कमाए थे उनमें से कुछ पैसे थे तो गाड़ी खरीद ली और कुछ पैसों से वो अपने लिए एक रोजगार चलाता है और वह रोजगार अच्छी तरह से उसके चलने लगता है। इसके बाद फिलहाल के समय में सीमा को 2 बच्चे हैं और यहां पर वो लोग अपने बड़े से आलीशान घर के अंदर अच्छी तरह से अपना जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।